हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। और सभी लोग जुड़िए, आइए लोग। और आज का टेस्ट सीरीज जो होगा वो 5th नंबर का होगा। इससे पहले 4 टेस्ट सीरीज और 117 प्रैक्टिस सेट सिर्फ बिहार सिविल कोड का स्पेशल हुआ है। एसएससी जीडी का भी क्लास अब वीडियो अपलोड चल रहा है। आप लोगों में से एसएससी जीडी वाले भी अगर भरे होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। और बस अब पढ़िए जितना हो सके। अब नए साल में क्या बोलें, सब तो हम बोल ही चुके हैं। बशर्ते कि अब देखिए, बार बार बोलने से अच्छा है कि अब आप अपने आप से मोटिवेट होइए लोग, क्योंकि जो इंसान अपने आप से मोटिवेट होता है वो समझ लीजिए उसे कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए आप लोग जैसे हो वैसे पढ़ाई कीजिए, किसी भी हालत में सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब सर्च मारेंगे, टेलीग्राम पर जाकर तो वहाँ पर मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे। और वहाँ पर सारा वीडियो और पीडीएफ अवेलेबल है जो पहले भी करवाए गए हैं, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ओके दोस्त, चलिए हम सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, सभी पियोन क्लर्क स्टेनो कंप्यूटर ऑपरेटर सभी का क्वेश्चन है। इसमें कंप्यूटर का भी है, रीडर वाले के लिए भी, क्लर्क वाले के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके जीएस भी होगा। तो पियोन के लिए सिर्फ जीके जीएस नहीं है, कंप्यूटर नहीं होगा, बाकी सभी पोस्ट है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? निम्न में कौन कंठ वर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, और राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला है कि निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है जिसका उच्चारण ओष्ठ से होता है? तो ओष्ठ का उच्चारण आपका ऊ होता है। ओके, हर्षऊ, ठीक है। तो ओष्ठ वर्ण कौन सा है? डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यह है, यह का उच्चारण स्थान है किससे होता है? तो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर तालु। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर और मॉडल सेट जो लगता है कि इंपॉर्टेंट है, हर तरह से आप हिंदी कंप्लीट कर लीजिए ताकि किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में आप वहां पर आसानी से बना सके। ओके दोस्त, थोड़ा क्वेश्चन टफ लगेगा जो पहली बार आए होंगे, और जो पहले से होंगे चैनल पर मुझे लगता है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो आपको पता है 2 प्रकार की होती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें से, यानी स्वर कहते हैं। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है दोस्तों? चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ओ। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंधे की लड़ाई मुहावरे का सही। अंधे की लड़ाई एक मुहावरा है, आपको इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। अंधे की लकड़ी, सॉरी लकड़ी लिखा हुआ है। अंधे की लकड़ी का मतलब होता है क्या? यानी कि एकमात्र सहारा। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, आप देखते होंगे कि अंधे मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी लोग अच्छे रहें। यानी कि जो देखेंगे ब्लाइंड होंगे वो क्या करते हैं, लाठी का सहारा लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। ओके, इसमें क्या करना है, अवतरण को पढ़कर स्पष्ट, मतलब वो गद्यांश के रूप में दिया है, ठीक है। इसको पढ़ना है और आपको आंसर देना है। तो गद्यांश किसी भी फॉर्म में दे सकता है। तो देखिए, जो मैंने टाइपिंग किया है दोस्तों, ये थोड़ा सा अलग कर दिया है बाकी के मुकाबले, क्योंकि गद्यांश होता है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में हो चाहे वो दे देगा। ओके, प्रीहेंशन के रूप में आपको उसमें से सिलेक्ट कर आंसर लिखना होता है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या क्या है। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूल आधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथों से निकालकर मनुष्य के हाथों में क्या कर दिया गया है, आगे देखते हैं। यानी
वो हाथों में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंचे गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्य को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है, यानी सर्वनाश हो जाएगा। आगे देखते हैं। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति अस्थावन नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है, बताना है आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए संकुल है क्योंकि, क्यों है तो आपने गद्यांश पढ़ लिया है, अब आपको इसमें से बताना है। तो क्यों है, क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। सही बात है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि हमारी विज्ञानधृत शिक्षा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, क्या है इसमें से। तो आपने गद्यांश को अच्छा से सुना होगा तब बताएंगे, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास के कारण। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला है कि मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है। तो कैसे रोका जा सकता है, यानी नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। ओके, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि चलिए बताइए क्या, यानी कहने का मतलब है साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है, इसलिए सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर जुड़िएगा पीडीएफ के लिए। अगला प्रश्न देखिए, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, क्या व्यक्ति की, यानी क्षुद्रता राष्ट्र क्षुद्रता बन जाएगा, व्यक्ति क्षुद्र हो जाएगा, यानी क्षुद्रता कहने का मतलब लालची। ओके, तो राष्ट्र भी उसी का आकार ले लेगा। ओके दोस्तों, अगला देखिए, अगला है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। वेरी सिंपल। उसके बाद है काकलेय वर्ण कौन सा है, काकलेय वर्ण कौन सा है, तो ह जो है ना ये काकलेय वर्ण होता है। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। एकदम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं है, सभी को देख कर किया गया है। उच्चारण के दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, उच्चारण के दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सा है, तो आपको पता है कि संपृक्त ध्वनि जो है ये उच्चारण के दृष्टि से संबल ध्वनि है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, तो आपको पता है ना कि वर्ण विच्छेद कहलाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, रत्नाकर का संधि विच्छेद यानी रत्न प्लस आकार हो जाएगा, ए राइट आंसर। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद है, संख्यागमन का सही संधि विच्छेद है, क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि सखी प्लस आगमन, ए राइट आंसर हो जाएगा। संधि मैंने पढ़ा दिया है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सी संधि एतनमुरारी है, एतनमुरारी है, चलिए बताइए। तो व्यंजन संधि जो है एतनमुरारी है। ओके, श्राद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है, श्राद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्राद्धा प्लस आनंद, यानी इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है दोस्तों कि महेश्वर्य का महा प्लस ऐश्वर्य कौन सी संधि का नियमित सही है, इसमें जो समाहित है आपको बताना है कौन सा युग्म सही है। तो देखिए आ प्लस ए क्या होता है, ए होता है, मैंने पढ़ाया आपको संधि में, आप याद कीजिए कि आपको इस तरह का बता दिया गया है और मुझे लगता है कि इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस तरह का जब भी सवाल आएगा आप आसानी से पहचान सकते हैं और बना भी सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए अगर आपने नहीं देखा है संधि वाला वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, बिहार सिविल कोड का, वहाँ पर स्पेशल क्लास हिंदी का मैंने 2 से 3 जो इम्पोर्टेंट था वो लिया है, और आगे लगेगा कि लेना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है वो सब करवा देंगे, बशर्ते कि आप लोग पेशेंस रखिए और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। एक भी प्रश्न आपका जो सिलेबस में है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरे साथ जुड़े हैं तो
आपको बेनिफिट ही मिलेगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ओडियन का संधि विच्छेद होगा। ओडियन का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा दोस्तों? तो उत प्लस डैन। ओके, मैंने बताया कि त और आता है तो क्या हो जाता है, यह में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? ये तो वेरी सिंपल, यानी संधि कहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि क्या है, निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में कौन सी संधि है? तो ये विसर्ग संधि है, बी राइट आंसर हो जाएगा। यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा अवयवी भाव समास, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है कि तिरंगा में कौन सा समास है? तो ये बहुत आसान है, चलिए बताइए। तिरंगा में द्विगु समास है। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद होता है? आपको पता है, बताए थे पिछले सेट आपने किया होगा तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिला होगा, इसको बोलते हैं आलुक तत्पुरुष। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो इसमें आपका नील गगन जो है ये कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखिए, आगमन में उपसर्ग है, आगमन में उपसर्ग है तो क्या हो जाएगा? आगमन में उपसर्ग आपका हो जाएगा आ। ओके, पहले ही दिखाई दे रहा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी है? कौन सा ऐसा कवि है जो अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी है? तो ये हो जाएगा सूरदास। ओके, बी राइट आंसर, सूरदास हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? कौन सा उपसर्ग आता है? तो इसमें आपका आता है उप। ओके, उप आता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, संग्राम में उपसर्ग बताइए। संग्राम में उपसर्ग बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा यानी सम। ओके, सम जो है इसमें उपसर्ग है, क्या है? सम। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका कि बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? किस भाषा का है? तो इसका उर्दू फारसी, सी राइट आंसर हो जाएगा, उर्दू फारसी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हिंदी में शब्दों के बाद जुड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं परसर्ग। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट है कुछ और क्वेश्चन हम टाइप करवा दिए हैं। विचार में इक प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? क्या बनेगा विचार में? तो आपको भी पता है, आप लगाएंगे तो वैचारिक बन जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा हुआ था इसलिए ऐड कर दिया। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं। धातु के अंत में जो जोड़ा जाता है आपको भी पता है, कृत प्रत्यय बोलते हैं। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों कि अब आगे आपका क्या, यानी पियोन के लिए तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बाकी जितने पोस्ट हैं उसमें सब पूछा जाएगा। भारत का कोई भी एग्जाम हो उसमें सब में काम आएगा। निम्न में से किस जैन तीर्थकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? बताइए, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो जैन पूछ रहा है। ओके, जैन, तो आपको भी पता है इसमें से एक से अधिक हो जाएगा, ई राइट आंसर हो जाएगा जिन लोगों ने जीके जीएस पढ़ा होगा तो। ओके दोस्तों, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त था। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है कि गुप्त काल की समाप्ति के बाद किस वंश का शासन स्थापित हुआ? किस शासन का गुप्त काल के बाद शासन स्थापित हुआ? तो मौखरी वंश। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नम्र विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? तो कौन नहीं रहता था दोस्त? तो इसमें जानते हैं, एक कालिदास जो थे ये नहीं रहते थे। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध के ज्ञान स्थली बोधगया यात्रा किया था? कब किया था? तो ये किया था दोस्त 10वें वर्ष में। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम किसे राजदूत बनाकर भेजा था? किसे भेजा था दोस्त? तो ये भेजा था डायनोसियस को। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों कि ऋग्वेद में मगध के क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो ये किया जाता था वरात। ओके, डी राइट आंसर।
खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो ये तो बहुत ही ईजी है, पाटलिपुत्र के। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का जो एग्जाम होता है ना, उसमें 80% बिहार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20% आईआर और नेशनल और इंटरनेशनल रहते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा उसके अकॉर्डिंग सेट किया है। पालकालीन कलाकार बिठपाल कहाँ के निवासी थे? तो ये जो थे नालंदा के निवासी थे। बी राइट आंसर। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान ने किया था। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिकंदर लोदी 1995 से 96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दिया? खान नुहानी बिहार का उप शासक नियुक्त किया फिर उसे बनाकर। तो किसे किया था? तो ये किया था हुसैन शाह सरकी को। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था चौसा का युद्ध? तो आपको पता है कि हुआ था 1539 में। ओके, हुमायूं शेरशाह के बीच। अगला देखिए, अगला शाहजहाँ के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? शाहजहाँ के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो ये था दोस्त शाहिस्ता खां। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, शाहिस्ता खां हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के दानापुर के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? कब विद्रोह किया था? तो ये विद्रोह किया था 25 जुलाई 1857। ओके, 25 जुलाई 1857। अगला प्रश्न देखिए, बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? तो आपको भी पता है 16 अक्टूबर 1905 को मनाया था कांग्रेस ने। ओके, अगला देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ये 1912 में। इसलिए हम लोग 22 मार्च को क्या मनाते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो ये जैनुद्दीन हैबत जंग को। ओके, सी राइट आंसर। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। कहाँ के थे शेर खां के पिता? चलिए बताइए। तो ये थे दोस्त सासाराम के। ओके, सासाराम जाएंगे घूमने के लिए तो वहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा भी है, अष्टकोणीय उनका महल है। पटना में 1857 के विद्रोह का परिणाम किसके नेतृत्व में हुआ? पटना में 1857 तो आपको भी पता है किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्त? किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपको पता है कि पीर अली पुस्तक विक्रेता थे। कोल विद्रोह कब हुआ? कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 में हुआ। ए राइट आंसर। आप बताएंगे 1855 में, 1855-56 में क्या हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलिए अगला बताइए, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो ये किया था लखनऊ अधिवेशन में। ओके, ए राइट आंसर। ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार किस मुगल शासक के समय आया था? तो किसके समय आया था? तो ये आया था औरंगजेब के समय। सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? कब किया गया था? तो ये किया गया था 1713 में। सी राइट आंसर। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो ये आए थे दोस्त, आपको पता है 1821 में आए थे। अगला देखिए, अगला आपका क्या दिया है? अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? किसने किया था? तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना नूरुल हसन, ब्रजकिशोर, एक से अधिक हो जाएगा। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इंग्लिश आ गया, देखते हैं इंग्लिश में क्या दिया है कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक टू बी फिल्ड इन एट एन अप्रोप्रिएट वर्ड। ओके, अप्रोप्रिएट वर्ड, सिलेक्ट द करेक्ट। आपको इसमें बताना है कि जो खाली स्थान है वहाँ पर कौन सा सही शब्द भरा जाएगा। ओके, तो देखिए, सी डैश इन ए स्मॉल यूरोपियन कंट्री, क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? यानी सी लिव्ड इन ए स्मॉल, वेरी सिंपल। ओके, डी राइट आंसर, पास्ट इंडेफिनिट में है। अगला देखिए, व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल दे बिकम डैश नॉट वर्स, क्या होगा? तो इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा बेटर। ओके, व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल दे बिकम क्या? बेटर। तो जाहिर सी बात है, ये कहावत सुने हैं, जैसा संगत वैसा भेष होता है। आप अच्छे इंसान के साथ रहिएगा तो आप अच्छे रहन सहन प्राप्त करेंगे। अगर आपके साथ बैड फ्रेंड है बोले तो, जिनका रहन सहन जो आपको मतलब पढ़ाई से बाहर रखते हैं, तो आप वैसे माहौल में ढल सकते हैं। तो यही ये पूछ रहा है। ओके,
इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव, 4 अलग दिया है, सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस, एक आपको चुनना है जो इसके जैसा समान एक्सप्रेस मतलब सबसे अलग व्याख्या करे। ओके, चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। ग्लिब दिया है, ग्लिब के अब बताइए, टेस्ट है तो सब तो बताएंगे नहीं हम। चलिए बताइए ग्लिब का क्या हो जाएगा इसमें। देखिए ग्लिब का हो जाएगा आपका क्या, यानी इसमें से आर्टफुल हो जाएगा। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आर्टफुल हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है आपका इनडिसोल्युबल, इनडिसोल्युबल, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका परमानेंट। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें दिया है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वन विच अपोजिट, इसमें वो तो सिनोनिम था लेकिन इसमें आपका बताना है अपोजिट। चलिए बताइए ह्यूमो का अपोजिट क्या होगा, तो इसका हो जाएगा डीच। ओके, डी राइट आंसर, डीच बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए चेस्ट, CHEST, चेस्ट का अपोजिट क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका क्या, क्रॉप्ड। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला दिया है, क्या दिया है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया है। ओके, आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो पैसिव इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता देंगे। ठीक है, अभी उसका क्लास नहीं हुआ, हम अच्छा से एक वीडियो में उसका क्लास करवा देंगे। चलिए देखिए द गर्ल इज असेंडिंग द एवरेस्ट, क्या हो जाएगा बताइए, कंटिन्यूअस में है तो आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना है। चलिए बताइए, तो इसका हो जाएगा दोस्त, लास्ट वाले को पहले लिखते हैं, द एवरेस्ट इज बीइंग असेंडेड बाय द गर्ल्स। ओके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है, इसमें क्या करना है, ये सेंटेंस डायरेक्ट, इस नरेशन दिया है। ओके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। देखिए क्या होगा, यानी छोटा कर देते हैं। और अब देखिए क्या दिया है दोस्तों, द कॉन्ट्रैक्टर सेड शी हैज़ फिनिश्ड द डिजाइन। अब बताइए इसमें जब इनडायरेक्ट में आप बनाएंगे, ठीक है, तो आप एपोस्ट्रोफी एस हटा देते हैं, क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द कॉन्ट्रैक्टर सेड, जहाँ पर सेड है पर उसके बाद डैट लगाते हैं। ओके, तो सेड डैट। अब हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, हम वर्ब। ओके, तो शी हैड फिनिश्ड द डिजाइन्स। ओके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, क्या दिया है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन ए वर्ड हैज़ बीन रिटन इन 4 डिफरेंट वे आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्टली, ये वो सही है, उसमें आपको बताना है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन है। चलिए बताइए, तो इसमें देखिए वैक्यूम जो है बी, एक करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द ऑल अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस, जो सबसे अलग बताया आइडम फ्रेज के रूप में है। ओके, क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ कहने का मतलब है बी हैप्पी व्हेन पर्सन लिव्स, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों क्रंच टाइम, क्रंच टाइम क्या है, तो इसका हो जाएगा ए क्रिटिकल मोमेंट नियर द एंड ऑफ ए गेम व्हेन रिसीव्ड एक्शन इज नीडेड, तो राइट आंसर यही हो जाएगा सी। ओके, अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सिलेक्ट अल्टरनेटिव विच द बेस्ट सब्स्टिट्यूट, यानी वर्ड सेंटेंस है वहाँ पर कौन सा रखेंगे कि कोई मतलब परफेक्ट हो जाएगा। ओके, प्लेस और इंसर्ट बिटवीन वन थिंग एंड अनदर, तो देखिए आप जहाँ पर अगर इंटरपोज रखेंगे, ओके, अगर बेस्ट के जगह, ओके, तो क्या हो जाएगा, इंटरपोज, ये आपका परफेक्ट है। ओके दोस्तों, क्या हो जाएगा, इंटरपोज, इसके बदले यानी इस पूरे सेंटेंस के बदले इंटरपोज बोल सकते हैं। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है मेकिंग स्प्रेडिंग ए स्कैंडलस क्लेम अबाउट विथ द इंटेंशन ऑफ डैमेजिंग देयर रिप्यूटेशन। ओके, इसको क्या बोलते हैं दोस्त, इसको हम बोलते हैं एस्कर्लियस। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है दोस्तों, आप जरूर आकलन कीजिएगा चाहे जैसे भी बनाएं, एग्जाम में एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि आपने चीट किया है या किसी से छाप कर लिखा है, डजेंट मैटर, आप एग्ज़ाम पास कर गए
किसी भी तरीके से पास कर गए तो आपका रेपुटेशन बढ़ जाएगा, इतना बात याद रखना है आपको। ओके, चलिए क्या बोलना है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम और फ्रेज। बी इन द रेड, इसको क्या बोलेंगे, बी इन द रेड को यानी टू बी इन लॉस, ओके, या डेबिट। ओके, तो इंग्लिश खत्म हो गया, अब देखते हैं हम लोग मैथ। ओके, देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 192 का 192 टू द पावर ऑफ 102 प्लस 193 टू द पावर 103, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा लोग बताइए। देखिए आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि सब मैंने बता दिया है, और इस तरह के सिंप्लीफिकेशन में आ सकता है क्वेश्चन, कहाँ से आएगा ये कोई नहीं जानता। चलिए सॉल्व कीजिए लोग, कैसे इसे सॉल्व करेंगे लोग आप बताइए। सॉल्व कीजिए लोग। देखिए इस तरह के जब भी आपको सॉल्व करना होगा, क्या दिया 192 का पावर 102, तब के 2 का पावर 1 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है। ओके, तो 2 का पावर आप 5 बार कीजिएगा तो 32 होगा, ऐसे ही करते करते जाना है, ठीक है। तो जब क्या करेंगे आप 192 दिया है, ओके, 192 को क्या करेंगे 102 बार, तो 102 बार 192 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 192 टू द पावर 25 गुने 4, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। गुना करेंगे तो उसके बाद क्या है, अब फिर उसके बाद गुना में क्या हो जाएगा 192 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, इतना लिख दीजिएगा। तो इकाई के अंक पर क्या है 6 और इकाई के अंक 4 होता है, 4 हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इकाई का अंक टोटल 4 हो जाएगा। ओके दोस्तों, 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका दिया है 193, तो सेम इसी तरह करेंगे। 193 का क्या करेंगे, 193 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100, ओके, 100 लिखेंगे गुने 193 के पावर फिर 3, तो हो जाएगा ना 103 हो जाएगा। जानते हैं कि जब एक जैसा रहता है गुना में तो हम पावर को जोड़ देते हैं, वही प्रोसेस है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अब तो हिंट दे दिया तो इसका राइट आंसर 1 आ जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है, बताइए सॉल्व कीजिए लोग, इसका कितना आंसर आएगा देखिए लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इस तरह का जब भी सवाल रहता है ना तो हम ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे, चूँकि अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 6 गुने, तो इसे काटेंगे तो 2 3 6 फिर आ जाएगा ना, इतना देख रहे हैं आ रहा है ना। तो सबको ऐसे ही बारी बारी से करना है। अगर 3 का पावर 1/2 है, इसको कैसे लिखेंगे आप 3 टू द पावर 3 गुने 1/6, 3 दूना 6, तो फिर आ जाएगा इतना। ऐसे ही सबको करना है, इसमें आपको पता करना है कि कौन सबसे बड़ी है। तो देखिए कौन सबसे बड़ी है, भाग देकर भी कर सकते हैं, और एक ट्रिक ऐसा होता है तिरछा तिरछी सबको निकाल कर गुना करेंगे पावर से, तो वैसे भी निकाल सकते हैं। और इसमें सबको निकालेंगे बारी बारी से, हम निकाल देते हैं। देखिए एक आएगा कितना 4 का पावर 1/6, इसको निकालेंगे 3 टू द पावर 1/2 का, तो कितना आ जाएगा आपका 27 का पावर 1/6, और इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 5 का बटा 6, ओके, 5 टू द पावर 1/6। अब देखिए इसमें सबसे कौन है, कटने वाला होगा तो आप काट भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी इसमें कौन है देखिए बताइए लोग, तो 3 टू द 27 वाला सबसे बड़ा दिख रहा है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी 3 टू द पावर 1/2, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, अगला है सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ये पूछा हुआ है मैंने मार्किंग कर दिया। 8100 का 7500 के 64 कितना होगा बताइए लोग, क्या राइट आंसर होगा इसका, क्या होगा दोस्तों, सॉल्व कीजिए लोग, कमेंट कीजिए लोग क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 तो ए प्लस बी अनुपात बी का मान क्या होगा बताइए, सॉल्व कीजिए। अब जो भी है तो ए बटा बी ऐसे लिखेंगे बराबर 3/5। अब इतना हिंट दे दिया, बना सकते हैं, बताइए 8:5 आएगा। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला है एक मिश्रण में जल तथा दूध 3:5 का अनुपात में है, दूसरे मिश्रण में जल तथा दूध का अनुपात 9:11 है। यदि दोनों मिश्रणों को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाए जिसमें जल तथा दूध 5:7 का अनुपात में है, तो नए मिश्रण में इन दोनों मिश्रणों का अनुपात क्या होगा, क्या होगा दोस्तों,
तो इसका सॉल्व करेंगे इस तरह के सवाल को। देखिए ऐसे लिखते हैं, इसको कैसे निकालेंगे, यानी कहने का मतलब है कि 3:5 का अनुपात में है, दूसरे श्रेणी में जल तथा दूध का अनुपात 9:11 है। ओके, तो 9 3 12 यानी 5/12 लिखेंगे। फिर क्या है, उसके बाद 3 है तो 3 वाले 5, देखिए 3:3 5 को एक साथ, 3 9 को एक साथ, और 5 11 को, देखिए 5 को 11 को और 7 को एक साथ, 3 को 9 को 5 को, दूध को एक साथ और जल को एक साथ लेकर निकाला जाता है। कहने का मतलब है, पैसे भी लिख सकते हैं 5/12, इसके साथ क्या है 9/20। ओके, और फिर हम लिख सकते हैं 3/8। यानी सॉल्व कीजिए आप लोग, इतना हिंट बता दिए। मिश्रण का अभीष्ट मान निकालिए, क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 4:5 आएगा। ओके, सी राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला है 10 संख्याओं का औसत 30 है। यदि गुणा के समय एक संख्या 69 के बजाय गलती से 36 ले ली गई तो सही का औसत। मैंने बताया था जो गलती लिखा गया उसमें से टोटल में से घटा लीजिए। 69 है, 69 में से 36 को घटाएंगे और फिर 30 ऐड कर देंगे। वेरी सिंपल, निकल जाएगा तो 33.3, बी राइट आंसर आएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 बराबर धनराशियों को 2 अलग अलग योजनाओं में लगाया गया। एक योजना साधारण ब्याज और दूसरी चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष बाद दोनों योजनाओं का कुल योजना 3717 प्राप्त होता है। यदि दोनों योजनाओं में 13% प्राप्त वार्षिक दर से ब्याज है तो साधारण ब्याज वाली ब्याज पहले वर्ष की ब्याज क्या होगी। क्या होगा दोस्तों, चलिए यहाँ पर ऑप्शन दिखा देते हैं, आप सॉल्व कीजिए। देखिए क्या राइट आंसर होगा, सॉल्व कीजिए। इस तरह के सवाल में जो अभी आप देखेंगे दोस्तों, क्या करेंगे आप, क्या करना है इसमें आप यही करेंगे कि सबसे पहले मान लीजिएगा, जो नहीं दिया है तो बोलेंगे 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या मानेंगे, x मानेंगे। हिंट दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और कुल ब्याज क्या पूछ रहा है, कुल ब्याज जो है आपके 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, यानी कुल ब्याज बराबर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो जाएगा। ओके, कुल ब्याज। ओके, फिर पूछ रहा है क्या कि 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसमें 2 वर्ष क्या करेंगे, 2 वर्ष जो है इसमें और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ऐड करेंगे। फिर तो क्या हो जाएगा प्रश्न से, चूँकि 2 वर्ष ऐड करेंगे, 2 वर्ष पूछ रहा है तो 2x हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 2x अब प्लस क्या 1, यानी ब्याज का 1 वर्ष, यानी क्या माने हैं आप x, तो x हो जाएगा। साधारण ब्याज सहित हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से, यानी 2x प्लस x का गुने 13/100। सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे इसे तो 413x/100। आपको पता है प्रश्न में कितना बराबर दिया है 3717, तो 3717 कर दीजिए, सॉल्व कीजिए। जब इसे काटेंगे तो आपका मान आ जाएगा 900 रुपया, तो ये राइट आंसर आ जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, अब आ गया आपका कंप्यूटर वाले, पियोन वाले छोड़ देंगे इसे, बाकी सभी लोग करेंगे। दुनिया का नहीं, मतलब पियोन को छोड़कर सभी लोग करेंगे क्योंकि सिलेबस में उनके हैं। ओके, इंटरनेट में डैश का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है, बी राइट आंसर। बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो वर्नर बुखोज के द्वारा। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है, तो आपको पता है डिस्क डिफ्रैगमेंटर। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है, तो ये हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। विंडोज में डैश की उपयोगिता वर्तमान स्क्रीन में चयनित क्षेत्र के आकार को बढ़ाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, नीचे दिया है, यानी इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मैग्नीफायर। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा, पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पत्ते को टाइप करते समय डैश के प्रयोग को सदा प्राथमिकता देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए, तो आपको पता है सॉफ्ट रिटर्न होने लगेगा, नहीं देंगे तो। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। पूछा हुआ प्रश्न है, जो लोग अगर एसएससी वाले एग्ज़ाम दिए होंगे, चाहे बिहार लेवल का अगर आप बेल्ट्रॉन का भी एग्ज़ाम दिए होंगे,
बेल्ट्रॉन वाले आसानी से इसे पकड़ सकते हैं। जो लोग बेल्ट्रॉन का एग्जाम का तैयारी करते होंगे उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। क्या होगा दोस्तों, यानी जोसेफ मेरी। ओके, डी राइट आंसर। VDU का पूरा नाम क्या है? VDU का पूरा नाम क्या है? यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है दोस्तों क्या है कि निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग MS वर्ड में अनडू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों Ctrl+Z के लिए। ओके, लैन डाटा स्थानांतरण का रेट है, क्या है? लैन जो होता है उसमें कितना उसका रेट होता है? तो आपको भी पता है कि इसका जो रेट होता है 1 से लेकर 100 Mbps। ओके, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी का विश्लेषण उपयोगिता बनाती है, कौन सा बनाती है? तो ये बनाती है दोस्तों रोम। रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं बिना इलेक्ट्रिकल पावर के भी यह रह सकता है। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों कि कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक डैश डिवाइस है, क्या हो जाएगा? आपको पता है ना, इनपुट डिवाइस है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 64 बीट की लेंथ के वर्ड किन कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं? किन कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं? तो ये होता है मिनी कंप्यूटर में। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों सूचना कहलाता है। ओके, कम्युनिकेशन। बी राइट आंसर हो जाएगा। फाइल वायरस से क्या मतलब है? फाइल वायरस से क्या मतलब है? तो इसका मतलब है जो फाइल में प्रवेश कर जाते हैं और फाइल को इन्फेक्टिव कर देते हैं उसे बोलते हैं फाइल वायरस। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा आज का टेस्ट सीरीज यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम कंटेंट आपके लिए फ्री में लेकर आते हैं, हम कोई आप लोगों से चार्ज नहीं लेते हैं। मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो जितने भी PDF दिया जाता है किसी भी तरह के चार्ज नहीं लिया जाता है, पूरा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पर ज्वाइन करेंगे, वहाँ से प्रत्येक एग्जाम का, चाहे वो BPSC का हो चाहे UPSC का भी होगा सेट, तो वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। आप ऐड कमेंट में वहाँ कोई चीज़ कहना चाहते हैं, आप वहाँ पर देखिएगा, जो भी PDF वीडियो होगा उसके नीचे ऐड कमेंट होगा, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं और अपना बात रख सकते हैं। जिस तरह किसी भी तरह की परेशानी होती है आप पर्सनल वहाँ पर जाकर ऐड कमेंट करेंगे, मेरे पास पर्सनली वो मैसेज आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे और एक अच्छे शुरुआत कीजिए 2023 में। आपने 2022 में जो गलतियाँ किया है उसे नहीं करना है। और देखिए डीमोटिवेट नहीं होना है दोस्त, मोटिवेटेड रहिए। आप मोटिवेटेड रहेंगे तो आप एनर्जेटिक रहेंगे, पैशन होगा आपके अंदर, किसी कार्य को करने में मन लगेगा। आप मरियल की तरह करेंगे ना तो आपसे कुछ नहीं होगा। इसलिए मतलब लगे कि हाँ स्टूडेंट है, स्टूडेंट को एनर्जेटिक होना चाहिए। भरपूर भोजन करिए, 2500 कैलोरी आपको पर डे चाहिए, लगभग 2400 भी चलेगा तो आप पढ़ सकते हैं। माइंड को थोड़ा सा विटामिन का जो आवश्यकता होती है वो खाएं। मान लीजिए जो संपन्न नहीं है, जो मेरे दोस्त, वो चावल दाल सब्जी वगैरह भी खा सकते हैं रेगुलर। दाल जरूर खाना है रोज़, साग खाइए, इससे दिमाग को बहुत पौष्टिक आहार मिलता है, प्रोटीन मिलेगा, आपको पढ़ने में मन लगेगा। आप खाना नहीं खाएंगे, भोजन अच्छा से नहीं करेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आप सोच लीजिएगा, चाहे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को दोस्तों, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज़ में और पढ़ाई करते रहिए। सभी दोस्तों को गुड नाइट। ओके दोस्तों, बाय बाय।